8 मात्रक विटामिन ए प्राप्त हो जाए और 11 मात्रक विटामिन बी प्राप्त हो जाए। यही हमको गणना करना है। इसके लिए हमें आलेख खींचना पड़ेगा असमिका का। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग मान लिया कि मिश्रण में P की मात्रा x kg है तथा Q की मात्रा y kg है। मान लेते हैं कि जो मिश्रण बनाया गया उसमें P की मात्रा कितना है तो x kg है और Q की मात्रा y kg है। और एक हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं भोज्य पदार्थ P और Q है। मात्रा लिख दिए। यहाँ पे लिख दिए A की मात्रा प्रति केजी। जो विटामिन A है प्रति केजी उसकी मात्रा कितनी है और विटामिन B की मात्रा प्रति केजी कितना है और लागत मूल्य क्या है। इस तरह से मैंने कर लिया। तो जो भोज्य पदार्थ P है उसका मात्रा आपने लिखा है ना x kg, तो मैंने x kg लिख लिया। और भोज्य पदार्थ P में विटामिन A की मात्रा कितना है तो 3 मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने 3 लिख दिया। भोज्य पदार्थ P में विटामिन B की मात्रा क्या है तो 5 मात्रक है तो मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। और विटामिन और जो भोज्य पदार्थ P है उसका लागत मूल्य 60 रुपये प्रति केजी है, यानी 1 केजी का दाम 60 रुपया है। तो हमारे पास तो x kg है तो x में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 100 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भोज्य पदार्थ Q है उसका मात्रा हमने लिया है y kg। और भोज्य पदार्थ Q में विटामिन A की मात्रा यहाँ पे है 4 मात्रक प्रति केजी, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। और विटामिन B की मात्रा है कितना है तो प्रति केजी 2 मात्रक है। और विटामिन ये आपका भोज्य पदार्थ Q का लागत मूल्य कितना है तो 80 रुपया प्रति केजी है। और चूंकि हमारे पास भोज्य पदार्थ Q y केजी है तो y में 80 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 80 y रुपया हो गया। ओके। अब मिश्रण में विटामिन A की मात्रा कितना होगा। देखिए ये विटामिन A है और मिश्रण तो P और Q को मिला करके बनाया गया है ना, P भी है और Q भी है। तो P जो P है उसमें तो 3 मात्रक है ना, 1 केजी प्रति केजी 3 मात्रक है तो x केजी हमारे पास भोज्य पदार्थ P है तो 3x हमको मिल जाएगा क्या विटामिन A मिल जाएगा। और Q भी तो हमारे पास मिश्रण में है और उसमें मात्रा कितना है तो 4 मात्रक प्रति केजी है, लेकिन हमारे पास है y केजी है भोज्य पदार्थ Q, तो ये हो गया 4y। ओके। ये जो मिश्रण तैयार हो गया इसमें विटामिन A की मात्रा हो गया 3x प्लस 3x और प्लस 4y इतना मिलेगा, क्योंकि विटामिन P भी है और भोज्य पदार्थ P भी है और भोज्य पदार्थ Q भी है। और लेकिन प्रश्न में दिया है कि विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए हो, यानी कि हमको 8 मात्रक विटामिन ए मिलना चाहिए। अधिक मिल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 8 मात्रक मिलना चाहिए। तो ये मैंने ऐसे कर दिया बराबर कि 8 मात्रक मिलना चाहिए। अधिक मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन 8 से कम नहीं मिलना चाहिए। ओके। इसी प्रकार से जो विटामिन बी की मात्रा है तो आप भोज्य पदार्थ पी में देख रहे हैं कि प्रति केजी 5 मात्रक है विटामिन बी और x केजी हमारे पास है ना भोज्य पदार्थ पी, तो 5 में x मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया हमारा कितना तो 5x और प्लस विटामिन बी की मात्रा Q भोज्य पदार्थ में प्रति केजी 2 है, 2 मात्रक है तो 2 से और y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y। अब जो ये विटामिन बी हमको मिल रहा है वो मिश्रण में कितना होना चाहिए तो 11 मात्रक होना चाहिए कम से कम, इसलिए मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया। अब दूसरी बात है कि मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। यही हमारा उद्देश्य फलन होगा, यही हम करना चाहते हैं और उद्देश्य फलन को हम लोग जेड के द्वारा डिनोट करते हैं। तो अगर आप भोज्य पदार्थ पी खरीदेंगे तो आपको कितना मिलेगा 60 रुपया लगेगा आपका, ये 60 लगेगा। और चूंकि मिश्रण में क्यू भी खरीदना है तो ये लगेगा 80y, यानी मैं केवल यहाँ पे 80y लिख देता हूँ। ये हमारा उद्देश्य फलन है, इसी का हमको निम्नतमीकरण करना है। इसका न्यूनतम लागत ज्ञात करना है तो निम्नतमीकरण करना है और अधिकतम लागत ज्ञात करना होगा तो अधिकतमीकरण करते। बस यही प्रश्न हुआ। बाकी आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इसका ग्राफ कैसे खींचना है, लेकिन चलिए यहाँ पर हम लोग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे कि दिए असमिकाओं का संगत जो हमारे पास असमिका है उनको हम लोग क्या करेंगे तो इसका संगत समीकरण बना देंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहा हूं कि असमिकाओं का संगत समीकरण बराबर, मुझे बताने में देर लग रही है, आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। असमिकाओं का संगत समीकरण, जो पहला हमारा असमिका है वो है हमारा 3x प्लस 4y। ओके। यहाँ पे 4y और इक्वल टू 8 इक्वल टू यानी बराबर का साइन देंगे तभी तो ये बनेगा समीकरण। ये समीकरण 1 हो गया। करते क्या है, हम तुरंत यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ओके। टेबल बना लेते हैं, x और y यहाँ पे लिख देंगे। मैंने क्या कहा था पिछले वीडियो में कि आप एक बार आप x के स्थान पे 0 रखिए, तो ये तुम्हारा 3 हो गया। x के स्थान पे एक बार हम 0 रखेंगे और ये हुआ हमारा प्लस 4y इक्वल टू 8।
3 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4y इक्वल टू 8 हुआ, तो केवल y इक्वल टू क्या होगा 8/4, 4 से कटा देंगे 2 बार में, यानी आप x बराबर 0 मानते हैं तो y इक्वल टू आपका कितना मान आता है 2। एक बार और क्या करना है कि हम लोगों को एक बार y बराबर 0 मानना है। अगर y बराबर हम 0 मानेंगे और मेरा समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, तो ये रफ कर लेंगे कहीं आप, तो ये 3 हो गया, ये 3x हो गया प्लस, अब 4 है y के जगह पे 0 रखेंगे और 0 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 8 हुआ, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हुआ तो 8/3 हो गया। अब 8/3 हो गया, अब 8/3 हो गया आपका, तो 8 में आप 3 से क्या करेंगे 8 में 3 से आप भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 2.6 आ जाएगा। तो यदि y इक्वल टू आप 0 रख रहे हैं तो x इक्वल टू आपको मिलता है 2.6 मिलता है, और भी कुछ माना जा सकता है लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो संगत असमिका का समीकरण 1 हुआ उसका हम लोगों ने टेबल बना लिया। ये टेबल बनाना पड़ेगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये जो समीकरण जो दूसरा बनेगा वो हमारा क्या होगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 हुआ, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। इसके लिए भी हम संगत यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे बड़ी आसानी से। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y हो गया। टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे हम लोग x के स्थान पे एक बार 0 रखेंगे। अगर आप यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 11/2 होगा, 11/2 हो जाएगा। अगर x बराबर 0 आप रखते हैं तो y इक्वल टू 11/2 होता है, और 11 में 2 से यदि आप डिवाइड करते हैं भाग देते हैं तो 5.5 हो जाएगा। उसी तरह से एक बार आपको क्या करना है, तो एक बार आपको y के स्थान पे क्या मान लेना है, तो आपको y के स्थान पे 0 मान लेना है। अब जब y के स्थान पे अगर आप 0 मान लेंगे तो ये तो 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 11/5 होगा। अब 11 में अगर आप 5 से डिवाइड करते भाग देते हैं तो 2.2 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2.2। इस प्रकार से ये हमारा जो टेबल है वो तैयार हो गया, और इसी का हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग देखते आ रहे हैं ना कि किस प्रकार से हम लोगों को ग्राफ खींचना है, तो यहाँ से इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। और अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे इसी 2 टेबल के सहारे। ओके, तो चलिए ग्राफ खींचा जाए। ग्राफ खींचने के लिए मैंने जो ये समीकरण 1 है उसका ये टेबल बना दिया है, और ये समीकरण जो 2 है उसका टेबल बना दिया है। हम लोग ध्यान दिए होंगे कि जो 8/3 था उसी का मान हम लोग 2.6 लाए थे, और जो 11/2 था उसका हम लोग मान 5.5 लाए थे, और 11/5 का 2.2 ग्राफ खींचने की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया था। तो यहाँ पे जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, तो ये देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस पे हम कोई पॉइंट ले लिए हैं, आप ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, या मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, और स्केल से मिलाइएगा बिंदुओं को। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0, ठीक है, तो y इक्वल टू 2 है, तो एक बिंदु तो हमारा ये हो गया, एक ये नियामक हो गया एक पॉइंट। और इसके बाद देखिए x इक्वल टू 2.6 है, तो 2.6 थोड़ा सा आधा से अधिक होगा, इसमें 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, तो 5 एक 6, 5 के बाद एक 6 कर लेंगे, या ग्राफ खींचना आप लोग जानते भी होंगे। तो ये हो गया x इक्वल टू हो गया हमारा 2.6, आधा से थोड़ा सा अधिक ले लिया हूँ, तो y इक्वल टू हमारे 0 हो गया, तो ये पॉइंट हमारा ये हो गया। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि मिला देते हैं, स्केल से मिलाएंगे, और इसे मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ, इस तरह से ये मैंने मिला दिया। ओके, ये बिंदु किसका था, तो x इक्वल टू 0 था, तो y इक्वल टू 2 था, और ये क्या था, तो ये जो बिंदु था तो x इक्वल टू आप देख रहे हैं ना 8/3 को हम लोग 2.6 किए थे सुविधा के लिए ग्राफ खींचने के लिए, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8/3, तो y इक्वल टू 0, ये हमारा ये बिंदु हमारा ये हो गया दूसरा। और ये जो ग्राफ हो गया वो किस समीकरण का हो गया, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 हो गया। ओके, यहाँ जब अब समीकरण 2 में हम लोग चलते हैं तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5.5, x इक्वल टू 0, ओके, तो y इक्वल टू 5.5 मतलब 11/2 का मतलब 5.5, यानी कि यहाँ पे होगा 6 और 5 के बीचों बीच होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 11/2 हो जाएगा, एक ये बिंदु हो जाएगा। ओके, ये 2 है, स्पष्ट दिखाई दे, बोर्ड पे जगह कम है, ये हो गया, ये तो हमारा 5 था। ओके, ये बिंदु हो गया हम लोगों का। इसके बाद में यहाँ चलते हैं तो x इक्वल टू 2.2 है, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पर हो सकता है 2.2, यहाँ देख रहे हैं आप लोग,
यानी 11/5 है और y इक्वल टू 0 है, तो एक बिंदु यहाँ पे होगा। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो स्केल से मिलाएंगे। यहाँ पे मिलाने में असुविधा हो रही है, तो दोनों को हम लोग स्केल से मिला देंगे। ये दोनों पॉइंट को हम लोग स्केल से क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। स्केल से आप लोग मिलाइएगा, इस तरह से स्केल से हम लोग मिला देंगे। अब ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे ग्राफ पेपर पर आप देखिएगा कि ये एक्स में एक्स एक्सिस के सामने ये 2 पर कटा होगा और वाई एक्सिस के सामने 1 और 0 के हाफ, मतलब इसके बीच यानी कि 1/2 के बीच में कटा होगा। तो ये जो पॉइंट आप ये देख रहे हैं ये कटा है आपका। तो ये जो दोनों जो बिंदु है इसे आप लोग देखिएगा, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1/2 एक्सिस पर ये कटा हुआ है। अब ग्राफ पेपर से देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि असमिका की जांच करेंगे कि ये जो मूल बिंदु 0 0 है ये दोनों असमिकाओं में शामिल है या नहीं है। तो यहाँ पे असमिका की जांच, असमिका की अब जांच करिएगा ग्राफ खींचने के बाद में। असमिका की जांच मूल बिंदु 0 0 के लिए, तो मूल बिंदु 0 0 के लिए मूल बिंदु हमारा क्या है, तो 0 0 है। ओके, तो असमिका 1 से, असमिका फर्स्ट से आप ये देख रहे हैं कि असमिका फर्स्ट आपका क्या था कि 3x + 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 था। तो अब यहाँ पे क्या करिएगा कि जहाँ पे x है वहां पे 0 रखिएगा ना, मूल बिंदु इतना है, तो 0 से और 3 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही आएगा। और फिर यहाँ पे y इक्वल टू भी 0 होगा तो उसमें भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब आप ये देख रहे हैं इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा। 0 0 8 से तो बड़ा नहीं होता है, इसीलिए जो मूल बिंदु है ये समीकरण हम लोग जो 1 लिए हैं, जो समीकरण 1 लिए हैं, इसके क्षेत्र में मतलब मूल बिंदु जो है वो इस ग्राफ के अंतर्गत ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे असमिका 2 के लिए, असमिका 2 के लिए, और आपका जो असमिका 2 है वो क्या है, 5x + 2y है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो यहाँ पर भी आप क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए x के जगह पे 0 रखेंगे, 0 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, y के जगह पे 0 रखेंगे, 0 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। ये भी बात क्या है, असत्य है। अतः इस 0 11 से बड़ा नहीं है, अतः मूल बिंदु असमिका के आलेख को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। तो ये जब संतुष्ट नहीं करता है तो इसका मतलब हुआ कि ये देखिए, ये जब संतुष्ट जब ये नहीं करेगा मूल बिंदु, जब मूल बिंदु असमिका को संतुष्ट नहीं करेगा तो सीधा समझ लीजिएगा कि ये जो आलेख खींचा गया ना, इसके ऊपर का क्षेत्र असमिका का सुसंगत हल होगा। इसलिए छायांकित भाग असमिका का सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र होगा। तो इसलिए हम ऊपर के भाग को क्या करते हैं, छायांकित कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर के भाग को हम लोग क्या किए, छायांकित कर दिए यहाँ से। अब चूंकि किसी भी चीज का मूल्य जो है वो निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग प्रथम चतुर्थांश में ही ऐसा कर रहे हैं। ये छायांकित हम लोग कर देंगे वहां पे, ऐसे आप जैसे भी छायांकित कर लीजिएगा। अब इस जो ये पॉइंट जो देख रहे हैं, जैसे कोणीय बिंदु मान लीजिए, इसको हम ए मान लेते हैं कि ये कोणीय बिंदु ए है, इसको हम मान लेते हैं कि कोणीय बिंदु बी है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि कोणीय बिंदु क्या है, तो हमारा एल है। एल मानिए या सी मानिए, एक ही बात हो, एल मान लीजिए, कोई भी बिंदु आप मान सकते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और टेबल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय यहाँ पे बिंदु लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जेड इक्वल टू। तो कोणीय बिंदु आपका पहला क्या हुआ, ए हुआ, और ए का मान क्या दिया हुआ है, तो 0,11/2। और कोणीय बिंदु बी क्या है हम लोगों का, तो ये है ना, जो दोनों का घनिष्ठ पॉइंट था, 2 और 1/2। और ये कोणीय बिंदु जो एल आप करे हैं, चाहे सी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो कोणीय बिंदु यहाँ पे जो दिख रहे हैं आप, इसका कोणीय बिंदु हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं, और इसका है कि ये कितना था, 2.6 पे था। तो ये था हम लोगों का, यहाँ पे मिटा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि x इक्वल टू हमारा क्या था, 8/3 था,
8/3 था और y इक्वल टू हमारा 0 था। ये कोणीय बिंदु ये था, तो ये हो गया हमारा 8/3 और 0 हो गया। ओके, अब यहां से हम लोग z का मान निकालेंगे। अब z इक्वल टू हमारे क्या था, तो 60x प्लस 80y था। तो यहाँ अब आप देखिए कि यहाँ पे देखिए z इक्वल टू एक बार 60 हो गया और x के जगह पे एक बार 0 हो गया, प्लस ये 80 हो गया। ओके, और 11/2 हो गया, इसे 11/2 हो गया, तो 2 से इसको हम लोग कटा देते हैं तो कितना होता है, तो 40 हो जाता है। और 11 में 40 से ले गुणा करते हैं तो 440 हो जाता है, और ये 60 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा हमारा हुआ 60 और x का मान यहाँ पे क्या है, तो 2 है, और प्लस 80 और y का मान 1/2 है, तो कटा देते हैं तो ये 40 हो जाएगा। और 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 40 को हम लोग जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं z इक्वल टू, तो 60 हो गया, यहाँ पे हो गया 8/3 हो गया, और प्लस ये 80 गुणे y के जगह पे 0 हो गया, कटा दिए तो 20 हो गया। तो इस तरह से हो गया ये कितना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी हो गया हमारा 160 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 8/30 और ये क्या हुआ हमारा, ये जो बिंदु B है, ये बिंदु B है, वो हमारा बिंदु B कितना है, तो 2 और 1/2 है, और ये L कितना है, तो 8/3 और 8/3 इक्वल टू 8/3 एंड 0 है। दोनों को सॉल्व किए तो हमारा ये लागत मूल्य 160 रुपये आया, और इसका भी मूल्य लागत मूल्य 160 रुपये आया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अतः बिंदुओं एक 60 आया हमारे इस बिंदु पर ना, बिंदुओं 2, 1/2 तथा बिंदु ये हो गया हमारा 8/3 और 0। इन्हीं दो बिंदुओं को जो मिलाने वाला हमारा रेखाखंड होगा, उनके सभी बिंदुओं का न्यूनतम मूल्य कितना होगा, तो 160 रुपया होगा। तो बिंदु 2, 1/2 तथा बिंदु 8/3 0 को मिलाने वाला रेखाखंड, ये जो बिंदु देख रहे हैं और ये बिंदु देख रहे हैं, इन्हीं को मिलाने वाले रेखाखंड के सभी बिंदुओं का न्यूनतम मूल्य कहिए या लागत कहिए, न्यूनतम मूल्य बराबर 160 रुपया होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया।